हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट की यूनिट 2 के लेक्चर 1 को देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो आपकी यूनिट 2 है, रोल ऑफ लिसनिंग इन बिजनेस कम्युनिकेशन, इस यूनिट को हम 2 लेक्चर्स में पूरी तरह कवर कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट लेक्चर के अंतर्गत कई सारे जो टॉपिक्स हैं, कई सारे जो बातें हैं, उन्हें हम करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ सकें। देखिए दोस्तों, ये जो यूनिट 2 है, इसका नाम है रोल ऑफ लिसनिंग इन बिजनेस कम्युनिकेशन। हिंदी में इसका मतलब होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में, यानी कि जो व्यावसायिक संचार है, उसमें सुनने का या श्रवण का क्या भूमिका है। ठीक है, सुनने की क्या भूमिका है या श्रवण की क्या भूमिका होती है व्यावसायिक संचार में। अब क्या बातें हैं, कैसे हैं, सारी बातें आपको समझ में आएंगी, बस आप वीडियो देखते रहिए। सुनना संचार का सबसे, देखिए लिसनिंग को मैंने हिंदी में सुनना लिखा है, आप चाहें तो श्रवण भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, श्रवण मतलब ही सुनना होता है और सुनना मतलब तो सुनना होता ही है, लिसनिंग होता ही है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ज़्यादातर सुनना लिखा है, नॉर्मली जो भाषा है। सुनना संचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि सुनने वाला आसपास ना हो तो बोलने का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता। श्रवण से तात्पर्य, यानी कि सुनना से तात्पर्य, श्रवण से तात्पर्य संचारक को सुनने और उसके द्वारा भेजे गए संदेश को डिकोड करने की प्राप्तकर्ता की क्षमता से है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है, अगर सुनना है मतलब अगर हम लिसनिंग की बात करें, सुनने की बात करें, तो ये एक बहुत कम्युनिकेशन का ये एक बहुत बड़ा तत्व कह लो या बहुत बड़ी भूमिका होती है सुनने की। अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे। ठीक है, यहाँ बात को समझिए। तो सुनने की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर कोई आपके पास आसपास सुनने वाला नहीं है आपकी बात, तो आप किसको अपनी बात शेयर करोगे। तो ये एक संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही यहाँ बताया गया है, श्रवण यानी कि जो सुनना है, जो लिसनिंग है, इससे तात्पर्य है कि जो संचारक है, संचारक को सुनने और उसके द्वारा भेजे गए संदेश को डिकोड करने की प्राप्तकर्ता की क्षमता से है। मतलब ये जो श्रवण का अर्थ है, जब उसको सुनकर समझ लिया जाता है संदेश को, तो उसी को हम श्रवण कहते हैं। जो प्राप्तकर्ता होता है वो किसी बात को सुनकर जब समझता है तो इसको हम कहते हैं सुनना, कि हाँ ये लिसनिंग का प्रोसेस था, कि हाँ आपने कोई बात सुनी और समझी, तो इसी को हम श्रवण कहते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि श्रोता मतलब सुनने वाला, श्रोता को शब्दों, विचारों और उस तक पहुंचाई गई जानकारी की उचित समझ होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पे आप ये भी समझिए, जो लिसनिंग है या जो श्रवण है, इसका एक अर्थ ये भी है, इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, उसके अंदर समझ होनी चाहिए कि वो किसी सूचना को या किसी भाषा को जो भी संचार के द्वारा की जा रही है उसके साथ, वो समझ सकें। यदि प्रेषक मतलब संदेश देने वाला द्वारा भेजा गया संदेश प्राप्तकर्ता तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाता है तो प्राप्तकर्ता संदेश पर प्रतिक्रिया देने में भी असफल हो जाएगा। अनुचित प्रतिक्रिया से गलतफहमी और टकराव पैदा होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर प्रेषक कोई जानकारी भेजता है, कोई जानकारी देता है संचार के माध्यम से रिसीवर को, किसी व्यक्ति को या किसी को भी, और अगर वो सही से नहीं सुनता है, नहीं समझ पाता है और प्रभावशाली ढंग से वो सूचना को नहीं समझेगा, तो फिर क्या होगा, वो एक रिस्पॉन्स देने में भी असफल रहेगा। तो इस तरह आप देखोगे कि लिसनिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। डेली जो हम संचार की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की, उसमें तो एक बहुत बड़ा रोल होता ही है लिसनिंग का। साथ में जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, यानी कि व्यावसायिक संचार है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है लिसनिंग के प्रोसेस का या सुनने का, श्रवण का। बस यहाँ पे सामान्य बातें हो रही हैं, इसे आप हल्का सा समझिए। सुनने के कौशल के लिए अच्छे अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक प्रबंधक और नेता के रिश्ते में सुनने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उन्हें व्यवसाय के उन सभी पहलुओं की जानकारी प्रदान करता है जिनकी उन्हें नियमित कार्य के दौरान आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर मैं बात यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये जो आपका चैप्टर है, ये जो आपकी यूनिट है जिसमें आपको लिसनिंग के बारे में पढ़ना है, तो इसमें मुख्य रूप से आपको लिसनिंग के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, आपको यहाँ पे पढ़ना है कि व्यावसायिक संचार के दौरान, या जब हम नहीं, यहाँ पे बात वही हो रही है कि व्यावसायिक संचार के दौरान हम सुनने का जो प्रोसेस है उसको मतलब कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। कहने का मतलब यह है, जब हम बिजनेस में, जब हम कार्यस्थल पर, वर्कशॉप में, ऑफिसेज में
या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब औपचारिकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर लिसनिंग का जो मतलब महत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। बिना सुने कोई काम सही से नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर कोई संस्था है, कोई ऑफिस है जहाँ पर कुछ कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है, अब वो कर्मचारी एक दूसरे की बात सही से ना सुने तो क्या वो सही से काम कर पाएंगे? तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि जो लिसनिंग है, जो सुनने का जो प्रक्रिया है या जो सुनने का जो कौशल है, ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है बिजनेस कम्युनिकेशन में या व्यावसायिक संचार में। जाहिर सी बात है यार, जो व्यावसायिक संचार है, जब हम बिजनेस के तौर तरीके के संदर्भ में जब हम कम्युनिकेट करते हैं और एक पक्ष किसी दूसरे की बात सुने ही ना, तो क्या वो बिजनेस या जो भी मतलब संस्था है, क्या वो सही से कार्य कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसीलिए लिसनिंग का भी अपना एक कौशल होता है, एक स्किल होती है, सुनने की भी एक स्किल होती है। ठीक है? तो ये जो जितनी भी बातें हैं वो आगे आपको सारी समझ में आ जाएँगी। आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं, कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से सुनने के पीछे मुख्य उद्देश्य निम्न हैं। मतलब अब एक यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आखिर हमें सुनने पर इतना ध्यान क्यों देना चाहिए? आखिर क्या कारण है? तो देखिए दोस्तों, इसका कुछ उद्देश्य है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो कार्यस्थल जो वर्कशॉप वगैरह होती है, तो कार्यस्थल वगैरह पर प्रभावी ढंग से, सही ढंग से सुनना या सुनने के पीछे भी कुछ उद्देश्य होते हैं जो निम्न प्रकार से आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। अब वो क्या है, तो उन्हें एक एक करके हम देख लेते हैं। संगठन को जानने के लिए, यहाँ पे पहला यह है कि संगठन को जानने के लिए भी हमें प्रभावी ढंग से सुनना जरूरी है। पूरी तरह से सुनने से स्टाफ के सदस्यों को व्यवसाय की गतिविधियों और रणनीतियों के बारे में जानने में आसानी होती है। इस प्रकार इससे समझ में सुधार होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर जो संगठन है, इसको अगर हमें समझना है तो लिसनिंग के प्रोसेस से इसे और आसानी से समझा जा सकता है। अगर आप किसी कंपनी में गए, ठीक है, आप किसी कंपनी में गए, पहली बार आप कंपनी में गए, अब आपको कंपनी के तौर तरीके के बारे में नहीं पता, लेकिन आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, आप सामने वाले से कोई बात पूछते हैं और फिर आप उसको आंसर देने लगते हैं खुद ही। ठीक है, मतलब आप प्रश्न भी कर रहे हैं और आप फिर सही से सुनते भी नहीं है सामने वाले की बात, और फिर आप अपना फिर दूसरा प्रश्न या कुछ दूसरी बातें आप करने लगते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए, आप सुन नहीं रहे हैं सही सही से। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आप उस कंपनी के बारे में सही से जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि सुनने का भी अपना एक महत्व है, अपना एक उद्देश्य होता है। जैसे कि अगर आप सुनेंगे सही से, या जो प्रभावी ढंग से ये जो सुनना है, अगर ये होगा, इफ़ेक्टिव लिसनिंग होगी, तो इसका एक उद्देश्य या इसका एक फ़ायदा ये होता है कि संगठन को जान सकोगे आप। ठीक है, इन चीज़ों को आप फ़ायदे के रूप में भी लिख सकते हैं, उद्देश्य के रूप में भी लिख सकते हैं कि आखिर इफ़ेक्टिव लिसनिंग या प्रभावी ढंग से सुनना क्यों आवश्यक है। तो इसका एक उद्देश्य होता है कि संगठन को जानने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए सुनना आवश्यक है। इसके साथ ही संघर्ष को सुलझाने में मदद करने के लिए। यह देखा गया है कि कर्मचारियों को अक्सर चिंताएं और शिकायतें रहती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें बस एक अच्छे श्रोता, एक अच्छे सुनने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अगर मैनेजर उनकी बात ध्यान से सुनेगा तो उन्हें शांति मिलेगी और उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसके साथ ही जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, दूसरा जो उद्देश्य है प्रभावी ढंग से सुनने का, वो ये है कि संघर्ष को सुलझाने के लिए, टू हेल्प रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये देखिए, कई बार आप देखेंगे किसी संस्था में, किसी कंपनी में, किसी बैंक में, या कि कोई भी संस्था हो सकती है, कोई भी ऑफिस हो सकता है, तो वहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कई सारी चिंताएं होती हैं, कई सारी शिकायतें होती हैं, और उन्हें ऐसे में एक श्रोता की आवश्यकता होती है जो बड़ा अधिकारी होता है। अगर वो उनकी बात को सही से सुने, शांति से अगर उनकी बात को पूरी तरह सुने, तो कई सारे जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी शिकायतें मिट जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना, जो बड़े अधिकारी होते हैं वो ज़्यादा बोलने नहीं देते सामने वाले को, या आप यूँ कह सकते हैं कि बड़े अधिकारी ज़्यादा सुनना नहीं पसंद करते। तो इससे क्या होता है, इससे मैनेजमेंट में कई सारी खामियां आ जाती हैं, कई सारी कमियां आ जाती हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? इसके लिए कई सारे उद्देश्य हैं, इसके कई सारे उद्देश्य होते हैं। तो इफ़ेक्टिव लिसनिंग का एक उद्देश्य ये होता है कि जो संघर्ष है किसी भी संस्था के अंदर कर्मचारियों वगैरह के बीच में, जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसको सॉल्व किया जाए। ये सॉल्व करने में भी सहायक होता है। तो ये भी इसका उद्देश्य कह लो, लाभ भी कह सकते हो इसको। बेहतर रणनीतियाँ तैयार करना। इफ़ेक्टिव लिसनिंग का एक उद्देश्य होता है बेहतर रणनीतियाँ तैयार करना, टू फॉर्मुलेट बेटर स्ट्रेटजीज़। यदि कोई पर्यवेक्षक अपनी टीम के सदस्यों की बात समझदारी से सुनेगा, तो वह अपनी नीतियों और रणनीतियों के प्रति टीम की प्रतिक्रिया के बारे में जान सकेगा। इसके बाद शीर्ष प्रबंधन तदनुसार रणनीति तैयार करने में सक्षम होगा।
कहने का मतलब यह है कि देखो, सुनने का एक यहाँ पर महत्व ये भी होता है दोस्तों कि अगर कोई पर्यवेक्षक है, कोई टीम का लीडर कह लो वो है, तो वो अगर अपने टीम के मेंबर्स को सही से सुनेगा, समझदारी से उनको सुनेगा, सभी मेंबर्स की बात को अच्छे से सुनेगा, उनके आइडियाज़ को लेगा, तो इससे क्या होगा, इससे रणनीतियाँ बनाना और भी ज़्यादा अच्छा होगा, और भी ज़्यादा अच्छी रणनीतियाँ तैयार की जा सकती है। ठीक है, आपने सुना होगा डायलॉग एक से भले दो, ऐसे डायलॉग होते हैं ना, एक से भले दो, मतलब क्या है कि दो लोग एक से बेटर हैं। आप पहले अकेले थे, अब आप दो हो, तो हो सकता है आपके पास थोड़ा अच्छा आइडिया हो पहले की तुलना में। इसके साथ ही दोस्तों एक और उद्देश्य कह लो या लाभ कह लो या महत्व कह लो, ओपन डोर रणनीति, एक्ट एज द ओपन डोर स्ट्रेटजी। ऐसा माना जाता है कि खुले दरवाजे की रणनीति से नेता और टीम के बीच बेहतर समझ विकसित होती है। नेता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दरवाजे के साथ साथ वे अपने कान भी खुले रखें। अक्सर लीडर की खराब सुनने की क्षमता कर्मचारियों को में तनाव डाल देती है। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि प्रभावी लिसनिंग के अंतर्गत, प्रभावी सुनने या श्रवण के अंतर्गत एक उद्देश्य ये भी होता है कि ओपन डोर रणनीति को अपनाया जाए। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे कि जो ओपन डोर रणनीति का मतलब क्या है, ओपन डोर रणनीति का मतलब है जो शीर्ष स्तर के, जो शीर्ष ऊपर के स्तर के जो अधिकारी हैं, उन्होंने अपने दरवाजे, अपने डोर खोल रखे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसको कोई भी प्रॉब्लम है वो हमारे पास डायरेक्ट आकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। तो ये होती है ओपन डोर स्ट्रेटजी। ओपन डोर स्ट्रेटजी में मतलब ये है कि जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो शीर्ष प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, कोई सुपरवाइज़र है, तो वो उसने अपना रास्ता खोल रखा है कि आप कोई भी कर्मचारी मेरे पास डायरेक्टली आ सकता है, अगर उसे कोई भी तकलीफ़ या कुछ भी गलत दिखता है तो, ठीक है, उसको शेयर कर सकता है। तो यहाँ पे ओपन डोर रणनीति यही होती है, और इसमें ये भी शामिल है, ये भी उम्मीद की जाती है कि जो बड़ा अधिकारी है, जो सुनने वाला व्यक्ति है, वो अपने कान भी खुले रखे। दरवाजे के साथ कान खुले रखने का मतलब ये है कि उसने अपने ऑफिस का गेट तो खोल रखा है कि हाँ कोई भी आ सकता है, उसने परमिशन दे रखी है सबको, लेकिन साथ में वो सही ढंग से सुने, ऐसा ना हो कि वो नज़रअंदाज करे सबको। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए, नहीं तो कर्मचारियों में तनाव पैदा होता है इससे। अगर ये नहीं होगा तो तनाव पैदा होगा। इसके साथ ही समस्या को सुलझाना, यदि समस्याओं का समाधान समय पर नहीं किया गया तो वे बड़े विवादों का कारण बनती हैं। यह सुझाव भी दिया गया है कि नेताओं को प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने और गंभीर विवाद पैदा करने से पहले मामलों को हल करने की आवश्यकता है। यदि नेता ज़मीनी हकीकत की जानकारी नहीं है नेता को, तो समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए अधीनस्थों को भी सलाह की दी जाती है कि वे अपनी बात स्पष्ट रूप से कहें। अब देखिए, प्रभावी लिसनिंग के अंतर्गत ये बात भी आती है कि जो समस्या है इसको सुलझाने के लिए भी प्रभावी लिसनिंग को अहमियत दी जाती है। देखिए, कई बार कई सारी समस्याएं जो प्रबंधक होते हैं, जो शीर्ष स्तर के अधिकारी होते हैं, उन्हें सॉल्व करनी होती हैं, लेकिन जो समस्या है उसे ज़मीनी स्तर पर जो काम करने वाले जो अधिकारी हैं, जो छोटे अधिकारी हैं, वो ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर छोटे अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वो खुले तौर पर अपनी बात स्पष्ट तौर पर सामने रखें, जो भी अधिकारी है उसके सामने रखें, और उस अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि वो प्रभावी ढंग से, सही ढंग से उनकी बात को सुने। इससे समस्या को हल करने में भी काफ़ी सहायता मिलती है। इसके साथ ही आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी सुनना वाला जो प्रभावी सुनना है, इफेक्टिव लिसनिंग है, ये होना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि सुनने से लोगों को अच्छे स्तर का आत्मविश्वास मिलता है, क्योंकि वे संगठन के प्रत्येक मामले के बारे में जानते हैं। सुनना उन्हें अधिक जानकार और सूचित बनाता है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप XYZ किसी भी कंपनी में काम करने जा रहे हैं, अगर आप न्यू हैं, तो उस समय आप सुनेंगे ज़्यादा। नॉर्मल तो यही होगा ना, आप सुनेंगे चुपचाप, कुछ नहीं बोलेंगे, आप जो हो रहा है देखेंगे, सुनेंगे, कुछ समय ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सुनने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे आपको नई नई जानकारी मिलती है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसके बारे में, या जहाँ पर आप हैं, ठीक है, आपको कई सारी नई सूचनाएँ मिलती हैं, तो आप जानकार बनते हैं, आप जागरूक बनते हैं कि आखिर कहाँ पर कौन सा सामान रखना है या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। तो जब आप जानकार बन जाते हैं, सुनने से ही तो बनते हैं, और इस लिसनिंग के प्रोसेस के थ्रू आप जानकार बन गए, आपको कई सारी सूचनाओं का पता चल गया, और इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा कि अब आपको सब सारी चीज़ें पता हैं, तो आपको किसी भी तरह का डर नहीं रहेगा कि कहाँ पर मुझे काम करना है, कितने बजे करना है, क्या चीज़ें कैसे करनी है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होगा। इसके साथ ही बॉन्डिंग बनाने के लिए, टू क्रिएट बॉन्डिंग का मतलब ये है दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी की बात
अनसुना करेगा, सही से नहीं सुनेगा, तो एक बॉन्डिंग, एक रिलेशन कैसे स्थापित होगा, एक थोड़ा लगाव कैसे स्थापित होगा। जब एक दूसरे की बात को हम सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो बॉन्डिंग क्रिएट होती है, तभी तो एक थोड़ा-सा लगाव होता है, मोह-माया बढ़ती है। अच्छा सुनने से श्रोता और वक्ता के बीच अच्छा रिश्ता होता है। देखिए, अच्छा सुनेंगे अगर, तो श्रोता और वक्ता के बीच अच्छा रिश्ता होता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, तो जो भी टीचर था, अगर आप उनकी बात को अच्छे से सुनते थे, आप उनकी हाँ में हाँ का मतलब ये है, जब वो आपको कुछ पढ़ाते थे, तो आप इशारा करते थे अपने सिर से, अपने मतलब चेहरे से, कि हाँ, आपको बात समझ में आ रही है। तो टीचर को भी लगता था कि हाँ जी, ये जो पर्टिकुलर बच्चा है या ये जो बच्चे हैं वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो उनको अच्छा लगता था। ठीक है? तो मतलब क्या है, दोनों में रिलेशन स्थापित होता है, टीचर और स्टूडेंट में भी एक अच्छा रिलेशन स्थापित होता है, वक्ता और श्रोता जैसा। तो वही वाली बात है, सुनने और बोलने वाले के बीच एक अच्छा रिलेशन स्थापित होगा, अगर सुनने की प्रक्रिया अच्छी है तो। क्योंकि बोलने वाला तभी बोलेगा ना, जब सामने वाले सुनेंगे। कर्मचारी भी उन नेताओं की बात सुनना पसंद करते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि ये उनकी बात सुन रहे हैं। और यहाँ पे ये भी देखिए कि जैसे कि मैनेजमेंट है, अब मैनेजमेंट में जो मैनेजर है, वो सभी की बात सुनता है, सभी कर्मचारियों की बात सुनता है, फिर सुनकर हिसाब से अपने डिसीजन लेता है। तो जो कर्मचारी हैं वो भी मैनेजर की बात सुनेंगे कि हाँ, जो सर हैं हमारे, जो मैनेजर हैं, हाँ, वो सबकी बात सुनते हैं पहले अच्छे से, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। तो हाँ, अब इन्होंने ये बात कही है तो भाई मुझे मानना पड़ेगा। तो मतलब एक बॉन्डिंग तैयार होती है, तो इससे कंपनी को, बिजनेस को ही फ़ायदा होता है। इसके साथ ही उत्पादकता बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इफ़ेक्टिव लिसनिंग इसलिए भी आवश्यक है, या इफ़ेक्टिव लिसनिंग का एक उद्देश्य ये भी होता है उत्पादकता बढ़ाना। ठीक है? यदि कोई नेता अधीनस्थों की बात ध्यान से सुनता है तो कर्मचारियों का समर्पण स्तर भी बढ़ता है। यदि नेता केवल सलाह देता है और टीम के इनपुट को कभी नहीं सुनता, तो वे बेहतर परिणामों के प्रति प्रेरित महसूस नहीं करते। सिंपल सी बात है, जब कर्मचारियों की बात सुनी जाएगी, जो छोटे या अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जो सबऑर्डिनेट जो वर्कर्स हैं, जो अधिकारी हैं, जब उनकी बात को सुना जाता है, तो उत्पादकता बढ़ती है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन जब उनकी सलाह को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, या मान लीजिए अधीनस्थ अधिकारियों ने कुछ सलाह दी मैनेजर को या बड़े अधिकारी को, और उसने इग्नोर की सलाह को, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी इससे, और रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए, टू इंक्रीज इनोवेशंस में नए आइडियाज़, नए इन्वेंशंस, यदि कोई लीडर या मैनेजर टीम के सदस्यों के विचारों को ठीक से सुनता है, तो उन्हें भी संगठन में महत्वपूर्ण महसूस होता है। वे अद्भुत इनपुट देते हैं और नवीन विचारों की दिशा में काम करते हैं। टीम के सदस्यों को संगठन की बेहतरी के लिए विचार साझा करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, एक लिसनिंग से, एक अच्छी लिसनिंग से, एक जो मैनेजर है, एक जो लीडर है, उसमें अच्छी लिसनिंग होनी चाहिए। ना केवल मैनेजर लीडर में, बल्कि सभी में, जो व्यावसायिक के अंतर्गत संचार कर रहे हैं, बिजनेस में संचार कर रहे हैं, उन सभी में एक अच्छी या प्रभावी लिसनिंग होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे नवाचार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। जब सबको लगेगा कि हाँ, हमारी बात सुनी जाती है, समझी जाती है, तो लोग नए आइडियाज़ भी लाएंगे। ठीक है? नए आइडियाज़ को भी अडॉप्ट किया जाएगा। जब सारी बातें सुनी जाएंगी तो नए नए आइडियाज़ आएंगे, नए नए विचार आएंगे। सटीकता का निर्माण करना, टू बिल्ड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब सही, स्पष्ट। स्वस्थ श्रवण से मूल्यवान जानकारी और तथ्यों का संग्रह होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जटिल समस्याओं को हल करते समय सटीकता प्राप्त होती है, और यह भ्रामक बयानों में कमी भी सुनिश्चित करता है। यहाँ पे बात को समझिए, सटीकता का निर्माण मतलब यह है कि हमारा जो भी डिसीज़न है वो कितना सटीक है, कितना अच्छा है, या कितना एक्यूरेट है, कितना सही साबित होगा, ये भी डिपेंड करता है लिसनिंग पर। अगर एक मैनेजर सभी अपने टीम मेंबर्स की बात नहीं सुनता है, सही से नहीं सुनता है, तो हो सकता है इसमें कई सारी कमियां आ जाए। लेकिन अगर सभी की बात सुनी जाती है, सभी के आइडियाज़ को लिया जाता है, सभी के विचारों को रखा जाता है सामने, तो हो सकता है कि जो भी कमियां हैं विचारों में, उसको हटाकर एक ऐसा विचार अपनाया जाए जो काफ़ी ज़्यादा सटीक हो। जो समस्या है उसको हल करने में ज़्यादा, जो अच्छा विचार है उसको अपनाया जा सकता है, जो भ्रामक चीज़ें हैं उसको दूर की जा सकती हैं। तो सटीकता का भी निर्माण होता है। तो दोस्तों, इस तरह हमने यहाँ पर जो इफ़ेक्टिव लिसनिंग है, इसके उद्देश्यों को या इसके मुख्य लाभों को हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग की। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग की। अब लिसनिंग के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है? ये जो श्रवण होता है, ये जो सुनना होता है, इसकी भी अलग अलग प्रकार होते हैं लिसनिंग के भी।
तो अब इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। मेजरली यहाँ पे अभी आपको हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक डायग्राम बना था, इसकी हेल्प से आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। देखो मेन चीज़ होती है समझना। अगर आप समझ गए तो आप अच्छे से लिख देंगे। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस मेन चीज़ आप समझने पर फोकस कीजिए। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ लिसनिंग है। तो टाइप्स ऑफ लिसनिंग को मेजर अगर हम देखें, मेजरली देखें तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है पार्शियल लिसनिंग, अभी मैं हिंदी में बताऊँगा। एक दूसरा है एनालिटिकल लिसनिंग और तीसरा है फुल बॉडी लिसनिंग। अब इनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि जो पार्शियल लिसनिंग है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ये जो एनालिटिकल लिसनिंग है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये जो फुल बॉडी लिसनिंग है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग लिसनिंग के प्रकार हैं। तो मेजरली लिसनिंग के 3 प्रकार होते हैं, पार्शियल, एनालिटिकल और फुल बॉडी। अभी हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ें कैसे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब श्रवण के प्रकार, अब आप चाहो तो श्रवण के प्रकार लिख सकते हो या सुनने के प्रकार भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, एग्जाम में आप इतना याद रखना कि कंफ्यूज मत होना जब क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन में मेनली इंग्लिश का भी एक बार पढ़ के देख लेना इंग्लिश में क्या लिखा है। ठीक है, फिर आप हिंदी वाला हिंदी में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि टाइप्स ऑफ लिसनिंग, हम यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो मुख्य रूप से टॉपिक क्या है, किससे पहचानोगे आप इसको, टाइप्स ऑफ लिसनिंग, सुनने के प्रकार। क्या समझ जाओगे वैसे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग की, सुनने के प्रकारों की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है इसका वो है पार्शियल लिसनिंग। अब पार्शियल लिसनिंग के अंतर्गत भी 3 तरह की लिसनिंग आती है, इसको आप देख लीजिए। वैसे पार्शियल लिसनिंग का मतलब तो आप समझ ही रहे ना। पार्शियल का मतलब क्या होता है, पूरा ना होना। ठीक है, पार्शियल का मतलब होता है पूरा ना होना, पूरी तरह ना होना। ठीक है, आंशिक रूप से सुनना, पूरी तरह ना सुनना। तो इसमें भी अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कि पार्शियल लिसनिंग में, आंशिक श्रवण में पहला प्रकार है चयनात्मक श्रवण, सेलेक्टिव लिसनिंग। सेलेक्टिव लिसनिंग समझ रहे हैं, सेलेक्टिव सुनना। इस प्रकार के श्रवण में लोग संदेश को का केवल एक भाग ही सुनते हैं। वे संदेश के उस भाग या हिस्सों को का चयन करते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है। ठीक है, देखिए वे संदेश के उस भाग या हिस्सों का चयन करते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है। चयनात्मक श्रवण तब होता है जब श्रोता को सक्रिय श्रवण में शामिल नहीं किया जा सकता। कभी कभी श्रोता संदेश सुनने या पूरे संदेश पर ध्यान केंद्रित करने की स्थिति में नहीं होता है, इसलिए वह संदेश को फिल्टर कर देता है और संदेश के उस हिस्से को छोड़ देता है जिसे वह कम महत्व का समझता है। सिंपल सी बात है यहाँ पर। देखिए पार्शियल लिसनिंग में, आंशिक श्रवण में एक प्रकार है चयनात्मक श्रवण। चयनात्मक श्रवण का मतलब होता है सेलेक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लिसनिंग है, मान लीजिए कोई डिबेट है, कोई लेक्चर है, मान लो आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में कोई एक लेक्चर है 1 घंटे का। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर है। अब 1 घंटे के लेक्चर में आपके पास इतना टाइम नहीं हुआ या आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उस संबंधित टीचर की स्टार्टिंग की हो सकता है चीज़ें अच्छी ना लगे, इसलिए आपने क्या किया, आपने उस जो भी आपका लेक्चर था उसको आपने सेलेक्टिवली सुन लिया। ठीक है, 15 मिनट बाद आप, मतलब अगर जो आपकी क्लास थी वो 1 बजे शुरू हुई तो आप 15 मिनट बाद गए। ठीक है, आपने फिक्स कर लिया कि हाँ मैं 15 मिनट बाद जाऊंगा उनका लेक्चर अटेंड करने। ठीक है, तो आपने सेलेक्टिवली सुना, आपने कहा कि मैं 15 मिनट के बाद सुनूंगा, तो ये हुआ सेलेक्टिवली सुनना। वो चयनात्मक श्रवण में यही होता है कि हम पूरी बात ना सुनकर सेलेक्टिवली जो मुख्य चीज़ें हमें लगती हैं हम उसको सुनते हैं। साथ में यहाँ पर ये भी होता है, कई बार आप ऐसी स्थिति में नहीं होते कि पूरा सुन पाएँ, तो इसलिए भी आप सेलेक्टिवली सुन लेते हैं, या मुख्य मुख्य जो बातें आपको पसंद है या आपके लिए ज़रूरी है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसको सुन लोगे, तो वो होगा चयनात्मक श्रवण। इसके बाद आता है निष्क्रिय श्रवण, पासिव लिसनिंग। बातचीत में हस्तक्षेप किए बिना चुपचाप और धैर्यपूर्वक सुनना ज्ञात होता है। श्रोता शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बावजूद बातचीत में भाग नहीं लेता है। निष्क्रिय श्रवण में संदेश को ठीक से अवशोषित नहीं किया जा सकता और श्रोता ऐसा नहीं कर पाता। देखिए दोस्तों, निष्क्रिय श्रवण में मीन्स आप किसी चीज़ को ध्यान से नहीं सुन रहे हो, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, तो ये आता है निष्क्रिय श्रवण। बिल्कुल निष्क्रिय होकर, बिल्कुल इनएक्टिव। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, एक्टिव ना होना, सक्रिय ना होना, असक्रिय रूप से जब आप कोई बात सुन रहे हो तो उसे हम कहते हैं पासिव लिसनिंग। इसमें बस यहाँ पे देखिए पासिव लिसनिंग में भी एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, बिना हस्तक्षेप किए, बिना चुपचाप रहकर ही धैर्यपूर्वक होकर बस सुनना ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी इसमें
काफ़ी इनएक्टिव इंसान होता है, तो सही से सूचनाओं को ग्रहण भी नहीं कर पाता। इसके साथ ही भेदभावपूर्ण श्रवण, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। अब ये क्या है, तो इस श्रवण में श्रोता उन ध्वनियों की पहचान करता है जिन्हें वह सुनना चाहता है और अन्य अन्य कम महत्वपूर्ण आवाज़ों को अनदेखा कर देता है। यहाँ ध्यान देना, एक लाइन में यहाँ पे कहा गया है भेदभावपूर्ण श्रवण। भेदभावपूर्ण श्रवण का मतलब है हम सुनने में भेदभाव कर रहे हैं। मतलब ये कि हमारे पास 5 आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन हम 5 में से उस आवाज़ को सुन रहे हैं जिसे हमें सुनना है। तो हमने यहाँ पे भेदभाव किया है ना थोड़ा सा, तो ये था भेदभावपूर्ण श्रवण। ठीक है, जो हम सुनना चाहते हैं हम उसको सुनते हैं, हालांकि हमारे पास कई सारी ध्वनियाँ आती हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, कक्षा में एक शिक्षक उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस ले रहा है और एक छात्र कक्षा में शोर के बावजूद अपना नाम सुनने में सक्षम है। तो भेदभावपूर्ण सुनने में ध्वनियों की पहचान करना और उनमें अंतर करना शामिल है। तो यहाँ पे देखिए, भेदभाव जो पूर्ण श्रवण है या सुनना है, इसमें यही होता है कि हम अलग अलग जो ध्वनियाँ हैं उसमें हम अंतर करते हैं और पहचान करते हैं कि हमें किस ध्वनि को सुनना है, किसका आंसर हमें देना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पे दिया है, जैसे कि स्कूल वगैरह में मुख्य रूप से सभी स्कूल में क्लासेस में शोर तो हुआ ही होगा जब टीचर आपकी अटेंडेंस ले रहे होंगे तब। लेकिन फिर भी आप बिना जितने भी शोर हैं या जितने भी अपने बगल में बैठे हुए दोस्तों की बातें हैं उसको इग्नोर करके आप अपनी अटेंडेंस पर फोकस करते हो। आप आप अपना मतलब नाम सुनना चाहते हो, तो सारी ध्वनियों को छोड़कर जब आप अपना नाम सुन रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है भेदभावपूर्ण श्रवण का। तो यहाँ पे दोस्तों सारी बातें बहुत आसान थी, आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हमने सुनने के प्रकार में, श्रवण के प्रकारों में, एक प्रकार का जो श्रवण है आंशिक या पार्शियल जो लिसनिंग है इसको समझ लिया। इसके 3 पार्ट थे, चयनात्मक, निष्क्रिय और भेदभावपूर्ण, इसको हमने समझ लिया। अब दूसरे प्रकार का जो श्रवण है वो है विश्लेषणात्मक श्रवण। इसमें हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का मतलब पता है कि चीज़ों को सही गलत तरीके से, हर तरीके से देखना, छानना, अच्छे से समझना, विश्लेषण करना। एनालिटिकल लिसनिंग, यह शब्द ही बताता है कि इस प्रकार के श्रवण में एक प्रकार का विश्लेषण होता है। तो जाहिर सी बात है ये जो शब्द है विश्लेषणात्मक श्रवण, ये शब्द शाब्दिक रूप से ही समझ में हमें आ रहा है कि इस वाले श्रवण में, इस तरह के सुनने में हम क्या देखते हैं, विश्लेषण को। विश्लेषणात्मक श्रवण का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी संदेश का मूल्यांकन करने के लिए अपने विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग करता है। इसका उपयोग अधिकतर तब किया जाता है जब कोई किसी चीज़ या व्यक्ति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहता है। मतलब ये है कि विश्लेषणात्मक श्रवण में हम क्या करते हैं, किसी संदेश का आलोचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, उसका पूरी तरह मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कोई संदेश है तो उसको जब हम पूरी तरह देखें, क्या इसमें सही बातें हैं, क्या खराब हैं, क्या निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, जब पूरी तरह हम जांच करते हैं, ठीक है, एक आलोचनात्मक तरीके से जब हम मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारा मूल्यांकन क्या कहलाएगा, विश्लेषणात्मक श्रवण। तो जब हम इस तरह से किसी की बातों को सुनते हैं तो वो कहलाता है विश्लेषणात्मक श्रवण। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके प्रकारों की, तो इसके भी 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक श्रवण के भी 3 प्रकार हैं। जैसे कि सामग्री सुनना। अब हिंदी में थोड़ा अजीब लग रहा है सामग्री सुनना, इसलिए इंग्लिश साथ में मैंने लिखा है। अगर आप अपने आंसर राइटिंग में ऐसे लिखेंगे, सामग्री सुनना, और प्लस में आप कंटेंट लिसनिंग भी अगर आप लिख देंगे हिंदी में, अगर आप लिख रहे हैं तब भी, तो टीचर काफ़ी अच्छे से आपकी बात को समझ पाएगा। तो इसीलिए कहूँगा दोस्तों, हिंदी के साथ साथ थोड़ी सी इंग्लिश भी याद कर लो, इतना तो भाई आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंटेंट लिसनिंग या सामग्री सुनना क्या होता है, जब कुछ जानकारी पाने के लिए सामग्री पर ध्यान दिया जाता है। मतलब आपको कोई जानकारी चाहिए, ठीक है, आप कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या आपको लिसनिंग के द्वारा ही कोई सामग्री के द्वारा आपको कुछ सबूत दिए जा रहे हैं, उसको समझकर आप किसी मुद्दे तक पहुंच रहे हैं, सामग्री का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं कंटेंट लिसनिंग। ठीक है, हम किसी सामग्री के द्वारा किसी बात को समझ रहे हैं। व्यापक लिसनिंग में क्या आता है, व्यापक श्रवण में प्रदत्त संपूर्ण सामग्री की समझ शामिल है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब लोग एक ही सामग्री का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, अब एक व्यक्ति को दी जा रही है, मतलब ग्रुप में दी जा रही है कोई इन्फॉर्मेशन, तो हो सकता है अलग अलग व्यक्ति उसको अलग अलग तरीके से समझें। तो यहाँ पे व्यापक श्रवण में यही होता है कि एक ही इन्फॉर्मेशन को एक ही तरह से समझाने का प्रयास किया जाता है सभी को। आलोचनात्मक सोच में क्या यहाँ पे मतलब है, क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है यहाँ पर,
तो देखिए दोस्तों, ये अन्य प्रकार के विश्लेषणात्मक श्रवणों में से एक है। इस प्रकार के सुनने में भविष्य में जानकारी का उपयोग करने के लिए संदेश को ध्यान से सुना जाता है। श्रोता को जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता की जांच की आवश्यकता है। देखिए, आलोचनात्मक सोच में क्या होता है कि जो श्रोता होता है वो जांच करता है कि जो मैं सुन रहा हूँ वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक वो गलत है। आलोचनात्मकता का मतलब ही यही होता है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब ही होता है जब आप किसी चीज़ को सही और गलत दोनों नज़रिए से आप देखते हैं तो उसे कहते हैं हम आलोचनात्मक। ठीक है, तो इस तरह हमने विश्लेषणात्मक श्रवण के 3 प्रकार थे, इसको भी समझ लिया, सामग्री सुनना, व्यापक श्रवण और आलोचनात्मक सूचना। अब हम बात करते हैं जो तीसरा प्रकार है श्रवण का, वो है पूरे शरीर में सुनना, फुल बॉडी लिसनिंग। अब ये क्या है तो इसको समझिए। मतलब सुनते समय कानों के साथ शरीर को भी सही मुद्रा में रखा जाए। पूरे शरीर से सुनने का मतलब ये है कि देखिए दोस्तों, जब आप सुन रहे हैं किसी की बातें तो आप अपने शरीर को भी पूरी तरह इस तरह एक्टिव रखिए कि आपके शरीर भी पूरी तरह बातों को समझ पाए। जैसे कि दोस्तों, अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अब ऑनलाइन ही आपकी क्लास हो रही है कोई, ठीक है, अब आप लेट गए हैं, सिंपल सी बात है, आप लेट गए, आप सोच रहे हैं कि मैं सोते हुए सारी बातें सुन लूँगा, समझ लूँगा। आप लेट गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं है आपका, बस आप सुनने का थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि लेटे हुई अवस्था में हैं, क्योंकि ये सही अवस्था नहीं है सुनने की, तो ऐसी अवस्था में जाहिर सी बात है आपको सारी बातें समझ में ना आए। ठीक है, हो सकता है आपको सारी बातें समझने में थोड़ा दिक्कत हो। और उसी तरह अगर आप इसी के विपरीत, अगर आप सही से बैठकर पूरा ध्यान लगाकर किसी बात को सुन रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर को ही अगर आप पूरी ध्यान लगाकर देख रहे हैं, तो सारी बातें आपको आसानी से समझ में आने लगेंगी। तो ये क्या होता है, ये शारीरिक प्रयोग है। कानों के साथ साथ हम शरीर का भी प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से सुन पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो तीसरा प्रकार है वो यही कह रहा है कि पूरे शरीर से सुनना, फुल बॉडी लिसनिंग। ठीक है, वही वाली बात है, अगर आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, वहाँ पर भी अगर आप शारीरिक रूप से बिल्कुल डल बैठे हैं, बिल्कुल निष्क्रिय रूप से बैठे हैं, बिल्कुल आलस आ रहा है आपको, तो जाहिर सी बात है आप सारी बातें नहीं सुन पाएंगे, भले ही आपके कान खुले हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब श्रवण, ये जो पूरे शरीर से सुनना है, ये जो फुल बॉडी लिसनिंग है, इसके भी 3 प्रकार, इसके 4 प्रकार हैं। अब ये क्या है तो इसको देखिए। इसमें पहला आता है एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण। सक्रिय श्रवण का मतलब क्या है, इसमें संचार में श्रोता की पूर्ण भागीदारी शामिल होती है। श्रोता को पूरे संदेश को सुनने, उसे डिकोड मतलब समझने के लिए सचेत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। देखिए, सक्रिय श्रवण या एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि व्यक्ति को पूरी तरह एक्टिव रहकर सारी बातों को सुनना भी है, समझना भी है। सुनने के अलावा व्यक्ति को इतना एक्टिव रहना है कि वो सारी बातें समझ भी सके। ध्यानपूर्वक सुनना भी एक फुल बॉडी लिसनिंग का एक प्रकार है। अटेंटिव लिसनिंग क्या होती है, तो यह सुनने की उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहाँ श्रोता, सुनने वाला, पूरी तरह जागरूक होता है। मतलब ये ध्यानपूर्वक सुनना, मतलब आप कोई बात सुन रहे हैं तो उसको अटेंटिव, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो श्रोता है वो पूरी तरह मतलब समझ पाएगा सारी बातों को। इसके साथ ही दृश्य श्रवण, विजुअल लिसनिंग। श्रोता द्वारा दृश्य श्रवण का उपयोग तब किया जाता है जब भाषा ज्ञात नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि कोई विदेशी जो चीनी बोलता है भारत आता है और लोग चीनी नहीं जानते हैं, तो वह संदेश देने के लिए कुछ संकेतों और इशारों का उपयोग करने का प्रयास करेगा। इस तरह भाषा को संकेत, चेहरे के भाव और आंखों के संपर्क की मदद से समझा जाता है। देखिए दोस्तों, दृश्य श्रवण का मतलब यह है कि हम कुछ इशारा करके, कुछ भाव व्यक्त करके, कुछ आंखों का शारीरिक रूप से जब हम कुछ इशारा करते हैं, अपनी बॉडी से कोई इशारा करके अगर हम सामने वाले को कोई बात समझा रहे हैं, तो वो आता है दृश्य श्रवण में, कि हम देख कर सुन रहे हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, कोई चीनी व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति है, जिसको चाइनीज़ बोलना आता है और वो भारत में आ रहा है, उसे हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है, तो वो भारत में आकर अपने हाथों से, अपने आँखों से, अपने चेहरे से कुछ व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो उसे जब हम समझ रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम दृश्य श्रवण कर रहे हैं, हम विजुअल लिसनिंग कर रहे हैं। तो आई होप विजुअल लिसनिंग का आपको मतलब समझ में आ गया। जब भाषा ज्ञात नहीं होती, जब हमें भाषा की जानकारी नहीं होती, तो हम दृश्य श्रवण मतलब इशारों से कुछ समझने का प्रयास करते हैं, इसी को हम कहते हैं विजुअल लिसनिंग। इसके साथ ही एक चौथा प्रकार भी है, फुल बॉडी
लिसनिंग का वो है सहानुभूतिपूर्वक सुनना। जब कोई वक्ता वक्ता मतलब बोलने वाला व्यक्ति स्थिति को महसूस करने का प्रयास करता है, इसमें यह समझना शामिल है कि इस बातचीत के समय वक्ता की मानसिक स्थिति किस प्रकार की है। देखिए दोस्तों, सहानुभूतिपूर्वक सुनने का मतलब यह है कि आप जब किसी की बातें सुन रहे हैं तो उसको भी समझिए। जैसे कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो आप मेरी बातों को सुन तो रहे हैं, लेकिन मेरी मुझे भी समझिए कि मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं किस तरह का हूँ, तो मुझे भी थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो ये होता है सहानुभूतिपूर्वक सुनना। अगर मैं कोई लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ और जो मेरे प्रोफ़ेसर हैं, जब मैं उनकी बातों को सुन रहा हूँ, तो मैं उन्हें भी समझ रहा हूँ कि हाँ, मतलब ये यहाँ मतलब ये इस स्कूल में पढ़े हैं, या इनका ये बैकग्राउंड रहा है, या इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तब जाकर ये हमारे सामने इस लेक्चर को बता रहे हैं, या ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कह रहे हैं। तो सहानुभूतिपूर्वक का मतलब ये होता है कि हम समझने का प्रयास करते हैं, जो वक्ता है हम उसको भी समझने का प्रयास करते हैं, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, वो किस तरह का है, उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है एम्पैथेटिक लिसनिंग। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई, और इस तरह हमने जो आपके श्रवण के प्रकार थे, टाइप्स ऑफ लिसनिंग थी, इसको काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं एक अच्छे श्रोता की विशेषताओं की, मतलब एक अच्छे लिसनर की क्या विशेषता होनी होनी चाहिए। फीचर्स ऑफ अ गुड लिसनर, मतलब अगर आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, एक अच्छा सुनने वाला व्यक्ति बनना है, तो वो क्या फीचर्स होने चाहिए, वो क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें मुख्य रूप से डेली लाइफ में भी यूज़ होती हैं। बाकी ये मुख्य रूप से हम जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें, तो बिजनेस जो कम्युनिकेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ही तो ये होना अनिवार्य है। जाहिर सी बात है, घर पर अगर आप ध्यान से नहीं भी सुनेंगे कोई बात, तो इतना बड़ा आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, घर पर आप कहीं अलग तरीके से बात भी करेंगे तो कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर आप बिजनेस में सही से गुड लिसनर नहीं हैं तो दिक्कत हो सकती है। एक अच्छा और प्रभावी श्रोता हमेशा वक्ता के विचारों पर विचार करने की कोशिश करता है। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, तो जो एक अच्छा श्रोता होता है, सुनने लिसनर जो होता है अच्छा, वो सदा ही जो वक्ता है उसके विचारों पर विचार करने की कोशिश करता है कि ये जो वक्ता मुझे बता रहा है वो क्या बातें बता रहा है। कुछ गुण बताए गए हैं, यहाँ पर लिखे हैं कुछ विशेषताएं या कुछ गुण होने चाहिए एक अच्छा श्रोता में, एक अच्छे लिसनर में। तो वो क्या है, जैसे कि अटेंटिव, चौकस। देखिए, जो लिसनर है उसे अटेंटिव होना चाहिए। एक अच्छे श्रोता को हमेशा संदेश और व्यक्ति के प्रति चौकस रहना चाहिए। उसका ध्यान भटकाने से बचत उसका ध्यान भटकाने से बचते हुए संदेश के हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए। मतलब यह है सिंपल सा कि एक अच्छा जो लिसनर है उसे पहले एक अच्छा अटेंटिव होना चाहिए। अटेंटिव मतलब चौकन्ना रहना चाहिए, जो भी बातें वो सुन रहा है उसे एक्टिवली सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे कि जो वक्ता है उसका ध्यान भटके और उसका खुद का भी ध्यान भटके। तो मतलब ये है, कुल मिलाकर उसे अटेंटिव रहकर सारी बातें समझने का प्रयास करना चाहिए, बिना अपना या उस सामने वाले का ध्यान भटकाए। इसके साथ ही मान लेने का मतलब यह है कि आपको एज्यूम करना चाहिए। एक जो अच्छा श्रोता होता है उसे वो अनुमान नहीं लगाता, वह इसे नज़रअंदाज नहीं करता अनावश्यक जानकारी को, बल्कि वह पूरे संदेश पर ध्यान देता है। यह अच्छा श्रोता वह है जो वक्ता के संदेश का सारांश प्रस्तुत करता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, एक अच्छा श्रोता वो होता है, अच्छा लिसनर वो होता है जो सिर्फ अनुमान नहीं लगा लेता। जैसे कि मान लीजिए लिसनर कुछ बता रहा है और आपने पहले ही अनुमान लगा लिया, सॉरी, जो वक्ता है, जो लेक्चरार है, या जो भी व्यक्ति, जो बताने वाला व्यक्ति है, जो प्रेक्षक है, वो आपको कुछ बता रहा है और आप सुनने से पहले ही ज़्यादातर आप अंदाज़ा लगा ले रहे हैं, तो वो एजम्पशन या अंदाज़ा नहीं लगाता। एक अच्छा लिसनर अंदाज़ा नहीं लगाता, हालांकि वो सारी बातें सुनता है, हालांकि उसमें कुछ अनावश्यक जानकारी भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वो सारी बातें सुनता है। और एक अच्छा श्रोता वही होता है जो वक्ता की सारी बातों का एक समरी, एक सारांश भी प्रस्तुत कर सकें। तो मान लें, यानी कि एज्यूम भी करता है, वो सारी बातों को ध्यान से सुनता है। सहानुभूति, एम्पैथी, एक अच्छा श्रोता वक्ता की भावनाओं को सुनता है और उसकी भावनाओं को सही मायने में समझता है। एक अच्छे श्रोता का भावनात्मक उच्च होना चाहिए। उसे हाव भाव, शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव निरीक्षण करना चाहिए। सहानुभूति का मतलब यहाँ पे यही आ गया दोबारा से कि यहाँ पे जो एम्पैथी होनी चाहिए, श्रोता को वक्ता को समझना चाहिए, जो वक्ता की भावनाएं हैं, वक्ता किस तरह से इशारा करके आपको समझा रहा है, कई बार बोल कर बता रहा है, जो वक्ता की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी समझने का प्रयास करना चाहिए, वक्ता की भावना को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो सही से सारी बातें समझ सकें। तो ये होता है सहानुभूति, मतलब एक अच्छा लिसनर वो है जिसमें सहानुभूति भी हो। उदार, जेनरस,
एक अच्छा श्रोता हमेशा दूसरे लोगों को बात करने और अपनी बात कहने का मौका देता है। उनकी भावनाएं एक अच्छा श्रोता हर मिनट के संदेश और विचारों को सम्मान देता है और सभी वक्ताओं से सीखने का प्रयास करता है। उदार का मतलब यह है कि जो एक अच्छा लिसनर होता है वो सभी को बोलने का मौका देता है, सभी को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका देता है कि सभी लोग अपनी भावनाएं रख सकते हैं। और जो अच्छा श्रोता होता है वो साथ में उदारता के अंतर्गत वो हर एक मिनट के हर एक बात को अच्छे से सुनता है, सम्मान देता है, ठीक है, और वक्ता से कुछ सीखने का प्रयास करता है। अवसरवादी, एक अच्छा श्रोता जो होता है वो हमेशा संदेशों में अवसर ढूंढने का प्रयास करता है। अब देखिए दोस्तों, हम सुन रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम एक संदेश ही तो सुन रहे हैं, हम कुछ अच्छी बातें तो सुन रहे हैं। अब उस अच्छी बात में क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्या अच्छी बात हमारे लिए हो सकती है, हम उसको छांटने का भी प्रयास करते हैं, हम उसमें से अवसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो वही वो एक अच्छा श्रोता होगा जो किसी भी बात में अच्छे संदेशों में अवसर ढूंढने का प्रयास करें, अपॉर्चुनिटी ढूंढे अपने लिए, और संदेश के आधार पर प्रदर्शन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई मैनेजर एक अच्छा लिसनर है और वो सभी की बातें अच्छी तरीके से सुनता है, तो हो सकता है कि सभी की बातें सुनने के बाद उसे कुछ नए अवसर निकल कर उस मतलब कुछ नए अवसर उसको दिखाई दें अपने लिए। कोई मतलब वो प्लानिंग कर रहा है, कोई योजना बना रहा है और उसने जब सभी की बातें सुनी तो उसको कोई नया आइडिया आ गया, अब वो नए तरीके से अपने प्लान को बनाएगा। तो ये होता है अवसरवादी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो एक अच्छा लिसनर होने के लिए ये सारे गुण होने अनिवार्य हैं। क्या क्या गुण होने चाहिए? तो एक अच्छा, अगर आपको लिसनर बनना है, एक अच्छे जो लिसनर, एक जो श्रोता है, उसकी जो विशेषताएं हैं उसमें आपको अटेंटिव होना चाहिए, चौकस होना चाहिए, एज्यूम करना चाहिए, मानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। सबसे मानने का मतलब यहाँ पे है कि आपको विश्वास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई सामने वाला तो गलत है। पहले आपको सामने वाले की बात पे विश्वास करना चाहिए, बाद में जो भी उसकी जानकारी आपको सही नहीं लगती उसे आप हटा दीजिए, लेकिन पहले आपको उसका पूरा संदेश सुनना चाहिए, ठीक है, विश्वास करना चाहिए। सहानुभूति होनी चाहिए एक, आप उसके हाव भाव को समझें, उसकी भावनाओं को भी समझने का प्रयास करें, जो भी वक्ता है उसको। उदारता होनी चाहिए आपके अंदर, आप सभी को बोलने का मौका दें, ठीक है, आप सभी की बात सुनें। अवसरवादी, अवसर आप ढूंढने का प्रयास करें, तो वही होता है एक अच्छा लिसनर, एक गुड लिसनर। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने जितने भी टॉपिक्स को समझ लिया, इससे हमारा जो यूनिट 1 का लेक्चर 1 था वो यहाँ पे खत्म होता है, और बहुत सारे अभी टॉपिक रह भी गए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं आई हैं तो यही कहूँगा, एक बार वीडियो को अगर आप और देख लेंगे तो जाहिर सी बात है सारी बातें आपके माइंड में ही बैठ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, चैनल को लाइक करें, सॉरी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।